हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट फंडामेंटल राइट दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट उसको पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया था, हम वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में लिखे हुए हैं। डील विद द माइनॉरिटीज़। कीवर्ड इन दोनों आर्टिकल में क्या है? माइनॉरिटीज़ है। माइनॉरिटीज़ दो तरह की होती है, एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी वर्ड सबसे पहले जिन्ना ने यूज़ किया था एंड माइनॉरिटी वॉज अ ट्रिकी इशू। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने सोचा अगर माइनॉरिटी की वजह से एक नेशन बन सकता है, माइनॉरिटी की वजह से एक अलग नेशन बन सकता है, एक सेपरेट नेशन बन सकता है दैट इज़ पाकिस्तान। तो हमारे फाउंडिंग फादर को ये डर था कि आगे जाकर कभी ऐसा ना हो कोई जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है वो भी ऐसे सेपरेट हो जाए माइनॉरिटीज़ की वजह से। और हमारे फाउंडिंग फादर्स को ये भी डर था कि हिंदू एंड हिंदी मेजोरिटेरियन नेशन ना बन जाए, इंडिया क्या ना बन जाए, हिंदू एंड हिंदी मेजोरिटेरियन नेशन ना बन जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को इंसर्ट किया और माइनॉरिटीज़ की कुछ राइट्स बचाए। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। ये किस में लिख रहा है? आर्टिकल 29 में लिख रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। और माइनॉरिटीज़ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दे रखी है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है माइनॉरिटीज़ की। ओके, सबसे पहले आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये क्या कहता है? ये कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or any part of the India जिसकी खुद की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो एंड कल्चर हो, वो क्या कर सकता है? वो इनको कंजर्व करता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है कि ऐसा कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हो इंडिया का, ऐसा कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हो जिसकी खुद की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हो, वो अपने लैंग्वेज को या स्क्रिप्ट को या कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार हमें आर्टिकल 29 क्लॉज 1 देता है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन को ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा जो कि स्टेट फंडेड हो, यानी कि स्टेट की हेल्प से चलता है ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो सिटीजन को एडमिशन देने से मना नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, रेस एंड कास्ट। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या क्वेश्चन आता है कि कैन हिंदूज और हिंदी स्पीकिंग भी माइनॉरिटीज हो सकते हैं? तो फर्स्ट नज़र में हम देखेंगे ना तो हमें ये लगेगा कि नहीं, इट नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि हिंदू की पॉपुलेशन 70-80% है, हिंदी स्पीकिंग भी काफ़ी सारे पीपल्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट दूसरी नज़र हम आर्टिकल 29 पर डालें ना तो आर्टिकल 29 में कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड नहीं लिखकर उसमें सिर्फ इतना लिखा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। तो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन में हिंदूज भी आते हैं, हिंदू की खुद की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर भी है। तो इस बात का आंसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 29 स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है, सभी सिटीजन्स के लिए भी है, इंडिविजुअल के लिए है। वो अपने राइट्स को, अपने कल्चर्स को
अपने स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को बचा सकता है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइनॉरिटी होने के लिए जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, सब डोमिनेंट होना चाहिए। नंबर सब डोमिनेंट होना चाहिए और हिंदूज का जो नंबर है वो डोमिनेंट है, ना कि सब डोमिनेंट। तो इसी को लेकर 2017 में अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहती हैं कि देयर आर मैनी स्टेट इन अवर कंट्री जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ में है, लाइक लक्षद्वीप है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे रीजन्स हैं, पंजाब है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदू और हिंदी स्पीकिंग बहुत कम है, हिंदू और हिंदी स्पीकिंग बहुत कम है, यानी कि माइनॉरिटीज़ में नंबर भी कैसा है, सब डोमिनेंट है। तो हिंदू यहाँ पर माइनॉरिटीज़ होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हिंदू माइनॉरिटीज़ होने चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 का सेक्शन 2C है, वो ये कहता है कि सिर्फ वही लोग माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हो। तो किसने रिकॉग्नाइज किया हो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हो उसको वही माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं। और 6 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं या रिलीजन हैं जिनको माइनॉरिटीज़ नोटिफाई कर रखा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो 6 कौन कौन सी हैं, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ये 6 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं एंड नोटिफाई बाय द सेंटर, नोटिफाई बाय द सेंटर। अगर सेंटर हिंदू को भी नोटिफाई करेगी एज अ माइनॉरिटी तो वो मान ली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 29 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 29 हमें किसके बारे में बताता है कि तुम अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हो। लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया, उनको कंजर्व कर सकते हो। आर्टिकल 30 ये बताता है कि तुम उसे कंजर्व कैसे करोगे, हाउ, कैसे करोगे। सो आंसर इज बाय एस्टेब्लाइजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करके आप क्या करोगे, उन्हें कंजर्व करोगे। तो आर्टिकल 30 बात करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज वर्ड साफ साफ दे रखा है, तो ये माइनॉरिटीज का स्पेशली है। माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती है। ओके, लेकिन अब इसमें एक केस पढ़ना है, दैट इज TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। ये केस था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। TMA पाई फाउंडेशन, वो आपने मणिपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, मणिपाल कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह सुनी होंगी, तो ये मणिपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, वही TMA पाई फाउंडेशन है। ये क्या करता था, ये डोनेशन या फिर कैपिटेशन फीस पर एडमिशन देता था। डोनेशन या कैपिटेशन फीस पर क्या देता था, एडमिशन देता था। एक टाइम पर क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, इसने जो
फ़ी थी, कैपिटेशन फीस थी, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया उसको। तो इतना हाई कर दिया कि स्टेट ऑफ कर्नाटका को इंटरवीन करना पड़ा। स्टेट ऑफ कर्नाटका ने इंटरवीन किया, तो जो ये TMA पाई फाउंडेशन था इसको दिक्कत हो गई। इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और केस बन गया TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। इसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला कि जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है वो हमारे आर्टिकल 30 का वायलेशन कर रही है। आर्टिकल 30 कहता है कि आप जैसे चाहे उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जबकि स्टेट ऑफ कर्नाटका बीच में हमें ऑब्जेक्ट करके, हमें इंटरवीन करके हमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडमिनिस्टर वर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अनलिमिटेड पावर मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपकी अथॉरिटी है, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट देयर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजनेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रीजनेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, मेरिट बेस्ड एडमिशन हो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी शिक्षा का व्यापार ना हो, एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन ना हो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ना हो। इसलिए गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो गाइडलाइंस निकाल सकती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग भी, while respecting their autonomy. I hope this is clear. नेक्स्ट आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 कहता था नो पर्सन शैल बी deprived of his property except by the authority of the law, यानी कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी हमारा आर्टिकल 31 था, जिसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द पार्ट थ्री में था पहले, इसको हटा के पार्ट 12 में रख दिया, पार्ट 12 के अंडर 300A आर्टिकल में। अब ये किस में आता है, 300A आर्टिकल में आता है, जो कि अब एक लीगल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा था। हमारे फंडामेंटल राइट दो थे, हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी है उससे रिगार्डिंग जो फंडामेंटल राइट थे वो दो थे। एक तो था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, दूसरा था ये आर्टिकल 31। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F कहता था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्टिकल 31 कहता था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इन दोनों को ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से चेंज किया गया। इसको तो बिल्कुल रिमूव ही कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, जबकि आर्टिकल 31 को पार्ट 12 में भेज दिया अंडर आर्टिकल 300A और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 33, जो कि है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है एक तरह से सॉल्यूशन, यानी कि अगर कहीं भी सॉल्यूशन होगा तो उसका प्रॉब्लम, मतलब कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन आर्टिकल 32 से मिलेगा। सॉरी 33 लिख दिया था मैंने गलती से, 32 से मिलेगा, जो कि रेट से जारी करता है। ये क्या करता है, रेट से जारी करता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो अंडर द गारंटी है, हमारी फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स की गारंटी ही नहीं होती
तो क्या फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू होती? नहीं होती। और ये गारंटी भी अगर यूजलेस हो जाए, मतलब अगर कोई गारंटर ही ना हो तो ये गारंटी भी यूजलेस हो जाए। गारंटी बिकम यूजलेस अनलेस इट इज एनफोर्स। जब तक इसको इन्फोर्स नहीं किया जाता तब तक ये यूजलेस है। और एनफोर्स कौन करेगा? गारंटर करेगा। और गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ये क्या है? फंडामेंटल राइट के गारंटर हैं। बट हम आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे। हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 2 to 6 पढ़ेंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कस्टोडियन बन जाता है बाय यूजिंग रिट्स। ये क्या जारी करता है? रिट्स जारी करता है। रिट्स होती क्या है? रिट्स को हम ये बोल सकते हैं, रिट क्या है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस है एक। ये अगर कोई भी रिट जारी होती है तो इट टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्टेट। ये क्या है? डायरेक्ट एक्शन लेती है अगेंस्ट स्टेट कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन रिट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस या तो अवेलेबल ना हो या फिर इनएडुकेट हो, तभी रिट्स जारी की जा सकती है, अदरवाइज वो नहीं की जा सकती। जो आर्टिकल 32 है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था बी आर अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 को बैकबोन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है पार्ट 3 का। मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो इसी को माना जाता है, अदरवाइज जो पूरे फंडामेंटल राइट है उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो 5 रिट्स होती हैं, उन 5 रिट्स के नाम हैं। पहले का नाम है हैबियस कॉर्पस, सेकंड वन इज मैंडमस, थर्ड वन इज सर्ट्योररी, फोर्थ इज प्रोहिबिशन, फिफ्थ इज क्यो वारंटो। ये सारे क्या हैं? ये रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकता है। बट अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 32 के अंडर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, ये सब लैटिन वर्ड्स है ना, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दीज ऑल आर लैटिन वर्ड्स। ठीक है। टू हैव द बॉडी, इसका मतलब है ये हैबियस कॉर्पस का मतलब है। इसका बेसिकली जो काम है वो है टू चैलेंज इलीगल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट। यानी कि अगर आपका आर्टिकल 21 खतरे में है तो आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हो, या किसी और का भी खतरे में है तो आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हो। ठीक है। उससे पहले हैबियस कॉर्पस से पहले एक टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज लोकस स्टैंडाई। इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है? लोकस स्टैंडाई का मतलब है फोर्स योर पोजीशन इन द कोर्ट। कोर्ट में तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, उसका मतलब होता है लोकस स्टैंडाई। या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेंजर्स नॉट अलाउड। स्ट्रेंजर्स नॉट अलाउड, ओनली दोज whose rights और liabilities affected shall stay here। ठीक है। यानी कि कोर्ट में सिर्फ वही इंसान रह सकते हैं जिनके राइट
या उनकी लायबिलिटीज़ अफेक्ट हुई हैं, या उनसे रिलेटेड जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो रह सकते हैं। ठीक है, और कोई स्ट्रेंजर अलाउड नहीं है, और कोई नहीं रहेगा। ये होता है लोकस स्टैंडाई। बट हैबियस कॉर्पस की अगर हम बात करें ना, हैबियस कॉर्पस इस लोकस स्टैंडाई का एक्सेप्शन है। हैबियस कॉर्पस अगेंस्ट इंडिविजुअल भी लगाया जा सकता है और अगेंस्ट स्टेट भी लगाया जा सकता है। इंडिविजुअल जैसे कि किसी ने आपको बॉन्डेड लेबर बना लिया, कोई आपको स्लेवरी में बांधना चाहता है, तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आप आर्टिकल 21 लगा सकते हो। बट ये इनडायरेक्टली स्टेट के अगेंस्ट ही लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हैबियस कॉर्पस लगाया आपने तो क्या होगा, जो कोर्ट होगा वो क्या करेगा, कोर्ट स्टेट को ऑर्डर देगा कि तुम उस इंसान को छुड़वा कर लाओ, छुड़वा कर लाओ। तो किसको इनडायरेक्टली ऑर्डर मिला? स्टेट को इनडायरेक्टली ऑर्डर मिल गया। इस इंडिविजुअल के लिए भी जाना स्टेट के थ्रू ही होगा, क्योंकि कोर्ट स्टेट या पुलिस को ही ऑर्डर दे सकता है फॉर द रिलीजमेंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, ये इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये आप हो, ये आपका दोस्त है, राइट। पुलिस आई, आपके दोस्त को विदाउट एनी क्राइम डिटेन कर लिया उसको, या उसको अरेस्ट कर लिया, तो आप क्या करोगे? अब आपका दोस्त तो अरेस्ट हो चुका है, तो वो तो हैबियस कॉर्पस लगाने से रहा, तो आप उसके बेसिस पर क्या लगाओगे? हैबियस कॉर्पस लगाओगे। यानी कि आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका कोई भी राइट अफेक्ट नहीं हुआ है, अफेक्ट किसी और का हुआ है, बट आपने लगाया है। यानी कि आपको कोर्ट भी जाना पड़ेगा। दिस इज द एक्सेप्शन टू द लोकस स्टैंडाई। लेकिन अफेक्ट किसी और का राइट होकर, अफेक्ट किसी और का राइट होने के बावजूद भी कोर्ट में आप खुद खड़े हो, आपका कोई भी राइट अफेक्ट नहीं हुआ है, आपकी कोई लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हुई है, फिर भी आप कोर्ट में हो। दिस इज द एक्सेप्शन टू द लोकस स्टैंडाई। आई होप मैं समझाने में समर्थ रही होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस क्या कहता है? वी कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसको समझना, हर एक ऑथोरिटी की, जितनी भी ऑथोरिटी होती है, हर किसी की पब्लिक ड्यूटी होती है। क्या होती है? पब्लिक ड्यूटी होती है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी कहते हैं। अगर दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी डेस्पाइट बीइंग रिमाइंडेड, तो उनके ऊपर मैंडेमस लगाया जाता है। यानी कि कोई भी एक ड्यूटी है, जैसे दिल्ली पुलिस है, ये एक ऑथोरिटी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस एक ऑथोरिटी है, उसकी खुद की ड्यूटी क्या है? मेंटेन करना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये उसकी ड्यूटी हो गई। लेकिन अगर वो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही है, इवन रिमाइंडेड, आपने उसको रिमाइंड भी करा दिया है कि आपकी ड्यूटी यह है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो क्या होगा? तो आप उसके ऊपर मैंडेमस लगा सकते हो। लेकिन याद रखना, रिमाइंड करने के बाद ही लगा सकते हो। आपको पहले उसको याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटी रह गई है, अभी आपने वो अपनी ड्यूटी निभाई नहीं है, देन आप मैंडेमस लगा सकते हो। इन सब के लिए सारे रिट्स को, अगर आपको किसी भी रिट को लगाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपके पास नो अदर लीगल अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव रेमेडी है, अवेलेबल है, देन आप कभी भी रिट नहीं लगा सकते। रिट जारी तब की जा सकती है जब कोई अदर लीगल अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं हो, ठीक है। और कोर्ट क्या करेगा?
वो कमांड करेगा। जैसे दिल्ली पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो कोर्ट उसको कमांड करेगा कि तुम अपना काम करो, अच्छे से करो। थर्ड वन इज सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी क्या कहता है? टू सर्टिफाई, या फिर हम चेक भी बोल सकते हैं। क्या चेक करना है? वेदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और जूरिसडिक्शन वॉयलेट तो नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या जूरिसडिक्शन, इन दोनों में से कोई भी चीज़ वॉयलेट हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसको चेक करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कोर्ट की जिम्मेदारी है बाय द सर्ट्यूररी रिट। अगर आप देखती है कि जूरिडिक्शन फॉलो नहीं हो रहा है या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उस ऑर्डर को क्या करेगी? वो क्वैश कर देगी। जो भी ऑर्डर निकाला होगा उसको क्वैश कर देगी। याद रखना ये आफ्टर द फाइनल ऑर्डर है, आफ्टर फाइनल ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझते हैं। जूरिडिक्शन होता है क्षेत्र अधिकार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है। इसने ये बिहार में जाके कोई क्राइम करता है, ये भागकर आ जाता है गुजरात। तो ये दूसरा व्यक्ति भी जिसने क्राइम नहीं किया है वो भी गुजरात आ जाता है, जैसे इसने इसको चांटा मारा। इसको लगानी है सर्ट्यूररी। तो ये भी गुजरात आ जाएगा और ये क्या करेगा? ये गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा। गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद अगर गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये मेरा जूरिडिक्शन नहीं है, आपको पटना में जाकर ही इसके खिलाफ केस करना पड़ेगा, देन इट इज़ ओके। लेकिन अगर गुजरात हाई कोर्ट ने इस पिटिशनर की बात सुन ली और अपना एक फाइनल ऑर्डर निकाल दिया, देन ये केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास बाय द रिट सर्ट्यूररी। और सुप्रीम कोर्ट बोलेगी दिस इज़ नॉट द योर जूरिडिक्शन, ये तुम्हारा जूरिडिक्शन नहीं है, तो तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और वो जो उसने फाइनल ऑर्डर निकाला था वो क्या हो जाएगा? क्वैश हो जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आया होगा कि अपने जूरिडिक्शन के अलावा हाई कोर्ट अगर कहीं और का निर्णय ले लेती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर कहीं पर भी फॉलो नहीं किए जा रहे हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में, तो भी क्या होगा? सर्ट्यूररी जारी की जा सकती है। द रिट ऑफ सर्ट्यूररी एक लीगल रेमेडी है जो कि हायर कोर्ट्स को रिव्यू करने के अलाउड करती है और ओवरटर्न भी कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है या फिर हायर कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं और ओवरटर्न कर सकते हैं लोअर कोर्ट ने जो भी डिसीजन बनाया है। लोअर कोर्ट ने या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ ने कोई भी अगर डिसीजन बनाया है या फिर लोअर कोर्ट्स ने कोई भी डिसीजन बनाया है, उसको हायर कोर्ट क्या कर सकती है? और रिव्यू कर सकती है और अगर उससे लग रहा है कि ये सही नहीं है तो इसको ओवरटर्न भी कर सकती है। दैट इज द सर्ट्यूररी। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू स्टॉप और फॉरबिड। अगर प्रोहिबिशन जारी किया जाता है जब जूरिडिक्शन का अभाव हो या फिर एक्सेस ऑफ द जूरिडिक्शन बाय द लोअर कोर्ट। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सर्ट्यूररी है। सर्ट्यूररी में भी क्या था? लोअर कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर निकालती है तो वो क्या कर सकती है? सर्ट्यूररी लगा के सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है और उसको कैंसिल आउट भी कर सकती है। प्रोहिबिशन में
बस इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो ऑनगोइंग होना चाहिए, ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स में ये किया जाता है, यानी कि फाइनल ऑर्डर अभी आया नहीं है, कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया, उससे पहले ही ऑनगोइंग प्रोसीडिंग में ही इमीडिएट इंटरवेन करती है और उसको स्टॉप कर देती है, उस पर स्टे लगा देती है, उसको फॉरवर्ड कर देती है। दैट इज द प्रोहिबिशन। फिफ्थ वन इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब है टू आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी। तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी कि किसी भी पर्सन की अथॉरिटी को तुम चैलेंज कर सकते हो अगर उसने कोई भी पब्लिक ऑफिस या पोजीशन को होल्ड कर रखा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक ऑफिस या पब्लिक पोजीशन पर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आईएएस ऑफिसर है और वो इलीगल तरीके से बना है और तुम्हें लग रहा है कि वो इलीगल तरीके से बना है, तो तुम उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, तुम उसके खिलाफ क्यों वारंटो निकाल सकते हो, क्यों वारंटो रिट जारी कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो कि तुम उसे चेक करो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने एक लीगल तरीके से आईएएस ऑफिसर बने हो। तो अगर वो सेटिस्फाइड आंसर दे पाता है, अगर वो सेटिस्फाइड आंसर दे पाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं दे पाता है तो फिर उसका जो उसे अपना पब्लिक ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन टू द लोकस स्टैंडाई। दिस इज एक्सेप्शन टू द लोकस स्टैंडाई। आई होप दिस इज क्लियर। आगे की वीडियोज में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।